मैं एक बार क्लास कर डाल दूं बेटा ग्रुप में। ओके सर। चेयर एक थोड़ा ना कुछ भी अच्छे बना दो। तो वो सब कम पा रहा है। नया बच्चा कौन आ गया आज? प्रियंका भी क्लास में आया करो बेटा। प्रियंका जी यस सर। आप क्लास में आया करो इधर। हाँ हाँ सर, नेक्स्ट क्लास से आऊंगी, बस आज ही ऑनलाइन आई क्लास। पिछली 4 क्लासेस ऑनलाइन है। हाँ जी बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे अपन। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज मैं आपको उसके अंदर उसके बारे में कुछ और बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में ये, ठीक है। तो आज मैं आपको इसकी स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं वॉइस क्लियर है बेटा? यस सर। तो स्टोरी ना इसकी थोड़ी अलग सी है, थोड़ी हटके और थोड़ी लंबी है। 12 पॉइंट है इसके अंदर, तो थोड़ी सी हटके भी और थोड़ी सी दिक्कत वाली भी है, थोड़ा याद से सुनो। सबसे पहले आप लोग याद करोगे नेचर ऑफ द बिजनेस। इसको दो तरीके से डिवाइड करना है। नेचर ऑफ द बिजनेस को दो तरीके से डिवाइड करना है। आपको देखना तो उधर वैसे यहीं पे देख लेगा। नेचर ऑफ द बिजनेस दो तरीके का होता है। एक होता है बिजनेस ऑन साइकिल, एक होता है प्रोडक्शन ऑन साइकिल। बिजनेस ऑन साइकिल का मतलब क्या है? बिजनेस साइकिल। प्रोडक्शन ऑन साइकिल का मतलब क्या है? प्रोडक्शन साइकिल। जो रियल पॉइंट है। हाँ जी ठीक है बेटा। बिजनेस ऑन साइकिल या प्रोडक्शन ऑन साइकिल। तो पहले हम बात करें प्रोडक्शन ऑन साइकिल। क्या आप मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट बता सकते हो जिसको आपने प्रोडक्शन साइकिल पे होते हुए देखा? साइकिल, हाँ साइकिल पे प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ चीज बन रही है, कभी देखा हुआ? वो बन नहीं रही होती, सिर्फ चाकू पे धारा धारा होता है, चाकू बन नहीं रहा होता उसका। कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाओ जो आपने देखी हो साइकिल पे बन रही है, प्रोडक्शन हो रहा है उसका साइकिल पे। कब देखी आपने प्रोडक्शन साइकिल पे? मतलब पैडल मारते हैं तो वो थ्री इडियट्स में देखी थी। रियल में कभी, लाइफ में कभी देखा हुआ आपने? रियल में वो कॉटन कैंडी वाला आता था, वो देखा। हाँ जी बताओ भाई महक, आपने कोई देखा? नो सर। ये बता रहा है खैर सर, जब मैं छोटा होता था ना, बच्चा होता था, तो मैंने कॉटन कैंडी वाला आता था एक, साइकिल पे वो बना रहा होता था कॉटन कैंडी। देखा हुआ आपने कभी? हैव यू एवर सीन? नो सर।
हाँ जी प्रियंका, आपने देखा हुआ? नो सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसने भी देखा हुआ, मैंने भी देखा हुआ। तो मैं कॉटन कैंडी की ही बात कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ कैसा होता है कॉटन कैंडी वाला। आपने कभी शायद देखा नहीं होगा, इसे दिखा भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा देखना आसान हो जाए, दिमाग में भी क्लियर हो जाएगा। तो अपन चलते हैं अपने यूट्यूब पे, ठीक है। कॉटन कैंडी, सर्च मार देते हैं एक बार। ये देखो कॉटन कैंडी वाला ऐसा होता है। कभी उन्हें बचपन में देखा होगा साइकिल पे बनाते हुए, इस तरीके से बनाते थे साइकिल पे अंकल जी, ठीक है। तो यूट्यूब पे दिखाता हूँ, ज्यादा बेटर नजर आएगा। ये तो देखा है सर, साइकिल पे नहीं देखा। ये देखा हो ना वहाँ, वैसे कई बार शादियों में भी देखा होगा आपने आजकल। पहले ना लोग साइकिल पे ही आते थे, ये तो स्टैंडर्ड अप हो गया ना हम लोगों का, तो इसलिए थोड़ा स्टैंडर्ड अप होने के चक्कर में हम लोग नहीं देखते। बाकी अदरवाइज जब मैं छोटा हुआ करता था तो सही कह रहा है ये, पहले मैंने साइकिल पे ही देखा हुआ था इसको रियल में, ठीक है। तो कॉटन कैंडी यूट्यूब पे वह चलते हैं, और यूट्यूब पे चल के देखते हैं कॉटन कैंडी वाला। जरा ध्यान से देखना कॉटन कैंडी कैसे बनती है, फिर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। कॉटन कैंडी ये तो स्टाइलिश वाली बना के दिखाएंगे। तो कुछ ज्यादा स्टाइलिश बना रहे हैं हम, तो इसको देखिए। देखो मैं चीनी डाल रहा है, सिर्फ उसके तो कुछ नहीं डाल रहा, सिर्फ कलर डालेगा, चीनी डाल देगा, क्या देखो किधर घुमाएगा, छोटा सा ही है। एक बार ध्यान से। ये नीचे साइकिल को घुमाते रहते, बाहर से घुमाएगा, तेजी से घुमाएगा उसकी अगर इसको धीरे धीरे घुमाएगा ना और स्लो कर देगा तो आगे निकल जाएंगे। सर आपकी वॉइस लो आ रही है। तो मैं सोचा इसकी वॉइस कर रही है साथ साथ, ये प्रॉब्लम है। सर वीडियो के बाद सब करते हैं। नहीं बंद नहीं करनी ना मुझे। अच्छा ये उधर ये अब देखो काट किससे रहता है, हमारा बेटा आपको किससे काट रहा था वो, चाकू से, ठीक है। स्केल होता है जिससे हम स्केल नहीं देखते हो, उससे काटते। हाँ जी बताओ, ये बात क्लियर है? अब वॉइस क्लियर आ रही है? अब वॉइस क्लियर है? यस। अब ये कॉटन कैंडी वाले का अगर हम देखें तो पहली बार प्रोडक्शन साइकिल हो रहा है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये इसकी खास बात क्या है, ये है ना हमेशा नहीं चलता, क्यों? क्योंकि गर्मियों में कभी भी आप इसको देखोगे ना तो गर्मी के कारण झुलस जाता है। ऐसे जनरली लोग गर्मियों में इसको बेचते हैं, अब बेचते हैं सर्दियों में। आप जो गज्जक, रेवड़ी, मीठी चीजें जितनी भी आती है ना, जो भी मीठी, हमेशा सर्दियों में देखो। तो पहली बात, ये सीजनल बिजनेस होता है। ये कॉटन कैंडी का बिजनेस है सीजनल। किस बात पर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। अब इसको बनाते कैसे, बड़ी तेजी से घुमाना पड़ता है, तेजी से घुमाते घुमाते घुमाते, ताकि तेजी से घुमाते हैं ताकि जो धागे ना पतले पतले बने, तो मोटे मोटे में चीनी आएगी। तो पहली बात अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नंबर 2 जिसमें खास बात आती है वो क्या होती है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है, मतलब ऑपरेट बहुत एफिशिएंटली करना होता है, तो उसको स्केल से उतार देते हैं। ठीक है, स्केल से उतारते हैं ना, तो स्केल ऑफ द बिजनेस। देखो भाई क्लियर है? ध्यान से देखो, प्रोडक्शन साइकिल, सीजनल फैक्टर, अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, स्केल ऑफ द बिजनेस। क्लियर हो गए सारे पॉइंट? देखो 5 पॉइंट आपके कवर हो गए, 5 के बजाय 6 पॉइंट। नेचर ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्शन साइकिल, कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी के तहत खास बात क्या है, सीजनल बिजनेस है, क्योंकि चीनी की अवेलेबल होनी जरूरी, चीनी से रॉ मटेरियल होता है। और चीनी ना हमेशा सर्दियों में सस्ती हो जाती है, पता है आपको? गर्मियों में हमेशा चीनी महंगी रहती है, क्योंकि चीनी जनरली आप खाते नहीं। तब हमारे पास क्या होता है, चीनी इसलिए महंगी होती है गर्मियों के अंदर,
क्योंकि चीनी के ना स्क्वैशीज वगैरह बहुत सारे बनते हैं, मीठी चीजें बहुत ज्यादा, गर्मियों शिकंजी वगैरह हो गई, तो तब बहुत जमेंगे। तो गर्मियों के अंदर क्या होता है, सीजन आ जाता है चीनी का। चीनी की ना क्रशिंग भी इसी टाइम पे होती है, पता है आपको, चीनी बनाई इसी टाइम पे जाती है। जो चीनी की मुझे होती है चलनी इसी सीजन में शुरू होती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल बहुत बेटर। तो इसको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेट करते हैं बड़ी तेजी से, फटाफट से घुमाते हैं उसको, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत है। तो इसको स्केल से क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। स्केल से उतारते हैं ना, तो स्केल ऑफ द बिजनेस, बताओ भाई 5 पॉइंट याद हो जाएंगे। यस सर। अच्छा, अब आपको दूसरा बिजनेस, बिजनेस ऑन साइकिल। अब बिजनेस ऑन साइकिल का मतलब है, अपने दिमाग में ट्रीट करो, मान लो मैं एक दुकानदार हूं, साइकिल पे बिजनेस कर, अब मैं साइकिल पे बिजनेस कैसे करूं। साइकिल पे बिजनेस, मेरा बिजनेस भी सुन लो क्या है। मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ साइकिल पे, और मेरा बिजनेस किस चीज का, वो सुनो भाई। मुझे पता है कई चीजें ऐसी है जो करोल बाग या हमारे केशवपुरम के बाहर अगर हम चले जाए, जैसे चांदनी चौक, केशव, वो चावड़ी बाजार, सदर बाजार, ठीक है, भगीरथ प्लेस, वहां पे चीजें बहुत सस्ती मिलती। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आके दुकानदार को बोला, भाई साहब ये चीज कितने की देते हो, कहने जी हम इतने की देते हैं। मैं कहा जी इतने की मैं दे दूंगा, क्योंकि जो यहाँ से चीज खरीदता है मैं वहां से खरीदता हूँ, यहाँ के दे देता हूँ। तो मैं बिजनेस कैसा कर रहा हूँ, ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब वहां से उठाया यहाँ पे दे दिया, ठीक है। बताओ जी, बात समझ में आती है। तो मैं क्या करूँ, बिजनेस ऑन साइकिल कर रहा हूँ। अब बताओ मेरी ग्रोथ किस बात पे डिपेंड करेगी। सामान चीप मिला। ग्रोथ किस बात पे डिपेंड करेगी, मेरे कॉम्पिटिटर कितने हैं। भाई मेरे जैसे अगर 10 कॉम्पिटिटर आ गए वहां पर, तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अगर मानो मैं अकेला ही, तो मेरे मजे हो गए, है ना। तो ग्रोथ किस बात पे डिपेंड करती है, कॉम्पिटिशन लेवल कितना है। ग्रोथ किस बात पे डिपेंड करती है, कंपटीशन का लेवल कितना है, ठीक है। मुझे उधार मिलता कितना है पीछे से, भाई मैं साइकिल का बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे मेरे पास ज्यादा है, मुझे पीछे उधार अच्छा मिल रहा हो, मैं कई जनों को माल दे दूंगा। तो क्रेडिट अवेल्ड कितना है। दूसरा किस बात पर डिपेंड करेगा, मुझे आगे उधार देना कितना पड़ता है, क्रेडिट अलाउड। हाँ जी ठीक है, क्रेडिट अवेल्ड कितना है, क्रेडिट अलाउड कितना है, ठीक है। और लास्ट मुझे देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितनी है। मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दिया, मानो पेन बनाना है, 5 रुपए का एक बनता है, 10,000 पेन किसी को जाएगा 50,000 तो देना, लेकिन अभी ये पेन हो जाए 100 रुपए का, तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मेरी जगह कम हो जाएगा। हाँ जी बताओ बेटा, क्लियर है, डन। यस सर। बहुत सिंपल है। तो एक बिजनेस ऑन साइकिल करना है, उसकी ग्रोथ किस बात पर डिपेंड करती है, कंपटीशन कितना है, उधार मिल कितना रहा है, उधार देना कितना है, और महंगाई कितनी है, सिंपल। तो देखो, पहला पॉइंट नेचर ऑफ द बिजनेस, दूसरा प्रोडक्शन ऑन साइकिल, तीसरा सीजनल फैक्टर, चौथा अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल, पांचवा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, छठा स्केल ऑफ द बिजनेस, सातवां बिजनेस ऑन साइकिल, आठवां ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, नौवां कंपटीशन, 10वां क्रेडिट अलाउड अवेल्ड, 11वां क्रेडिट अलाउड और 12वां इन्फ्लेशन। देखो तो 12 ही पॉइंट है ना बेटा, ठीक है जी। तो ये दिस इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें मैं एक की बजाय 2 स्टोरी में स्प्लिट करा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। नेचर ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्शन ऑन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, कॉटन कैंडी, सीजनल बिजनेस है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है, घुमाते कितनी तेजी से, उसी पे डिपेंड करता है वो, स्केल से उसको उतार देते, स्केल ऑफ द बिजनेस, नंबर 1 खत्म। अब आता है बिजनेस ऑन साइकिल। बिजनेस अगर मैं साइकिल पे कर रहा हूं तो मेरी ग्रोथ किस बात पर डिपेंड करेगी, कंपटीशन कितना है, उधार मिल कितना रहा है, उधार देना कितना है, और महंगाई कितनी है। हाँ जी ठीक है बेटा, क्लियर। हाँ जी मैं एक डन। यस सर। प्रियंका जी क्लियर, समझ यस में तो सर। आपको कुछ आ नहीं रहा होगा, सिर्फ स्टोरी सुन सकते हो, आप और कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ वो तो आ रहा है। हाँ चलो, अब हम आगे चलते हैं, अब आज आपको समझ में अब आ जाए, ठीक है। अब जो कुछ पढ़ाऊंगा ठीक है समझ में सर। चलो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल या फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अभी हम इसके बारे में 2 मिनट के बाद बात करेंगे। पहले भी मैं आपको मैं बताता हूँ फिक्स कैपिटल होती क्या, ठीक है।
देखो दिस इज द ओनली टॉपिक जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन रहेगा। सुनने पे क्या लग रहा है, फिक्स कैपिटल। क्या हमारे दिमाग में आता है अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो? आप अकाउंट्स में शेयर कैपिटल पढ़ते हो, आप अकाउंट्स में रेशियो एनालिसिस पढ़ते हो, कैश फ्लो पढ़ते हो, तो वहां पर जब हम फिक्स कैपिटल की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे अकाउंट्स से होते हैं, ज्यादा कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, तो उनके दिमाग में फिक्स कैपिटल को सुनते क्या दिमाग, कैपिटल जो फिक्स है, दिमाग में क्या बात जाएगी, कैपिटल जो फिक्स है। और दिमाग में क्या बात आएगी, वो कैपिटल जो लॉन्ग टर्म की है। और लॉन्ग टर्म की कैपिटल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, जनरल P&L अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाटएवर विद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वही दिमाग में आएगा। तो पहली बात ये है कि यहाँ पर फिक्स कैपिटल का मतलब वो है ही नहीं। फिक्स कैपिटल का मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, जनरल P&L अकाउंट कुछ है ही नहीं, मतलब अकाउंट्स का कोई लेना देना ही नहीं है इससे। तो हम फिक्स कैपिटल में पढ़ना क्या जा रहे हैं, हम फिक्स कैपिटल में यहाँ पर अकाउंट से रिलेशनशिप पहली बार क्रिएट नहीं करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में फिक्स कैपिटल वर्ड आ गया और आपके दिमाग में अकाउंट्स आ गया बाई चांस, तो टॉपिक बर्बाद हो। यहाँ पर फिक्स कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर फिक्स एसेट को एक नाम दिया जाता है, यहाँ पर इसका नाम देता है कैपिटल बजटिंग। अगेन प्रॉब्लम आ गई एक और, कैपिटल बजटिंग को सुन के हमारे दिमाग में बजट बनाना है किसी का कैपिटल का, फिर दोबारा गलत मीनिंग दिमाग में आ गई। अब क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ कि नाम इसके यही है दो, किताब में या तो फिक्स कैपिटल लिखा होगा या कैपिटल बजटिंग लिखा होगा वर्ड, और दोनों का ही कैपिटल से कोई लेना देना नहीं, दोनों का ही कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब अकाउंट्स आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ते हो। वर्किंग कैपिटल पढ़ते हो, परसों मैंने आपको अकाउंट्स की भाषा बताई थी, वहां वो भाषा चलेगी लेकिन वो भी आधी अधूरी। जो वर्किंग कैपिटल के हम दो फॉर्मूला पढ़ते हैं अकाउंट्स के अंदर, करंट एसेट्स माइनस करंट एबिलिटी, वो चलेगा, लेकिन उसके अंदर दूसरा फॉर्मूला आपको और याद करना है जो हम रेयरली यूज करते हैं लेकिन यूज अकाउंट्स के अंदर होता है। वो क्या बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स एसेट्स, वो भी फॉर्मूला है, तो वहां वो चल जाएगा। लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला अगर आपको फिक्स कैपिटल का नाम सुन के, कैपिटल बजटिंग का नाम सुन के अगर आपके दिमाग में अकाउंट्स आ गया, तो समझ लो टॉपिक आपका बेकार, अब आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दिमाग में बच्चों के आते कैपिटल बजटिंग, जिस बच्चे ने पढ़ के नहीं जाता क्या समझता है कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल का बजट बना। फिक्स कैपिटल के दिमाग में क्या था, फिक्स कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल, दोनों का कोई मतलब यहाँ पर नहीं। तो पहली बात, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है इस टॉपिक में, हम कहना क्या चाहता है, ही इज आस्किंग अस व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, या बोलेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा बेटा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात बड़ी बात आस्क यू, वो पूछेगा आपके कौन कौन से फैक्टर भैया अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा अगर हम मीनिंग सोचे कि अगर मानो मुझे एक बिजनेस चलाना है, जस्ट थिंक अबाउट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस शुरू करते हुए मेरे पास दो ऑप्शन आती है बेटा हमेशा। देखो कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, इफ यू रिमेंबर, yesterday was telling you, पता नहीं दो एक दिन पहले शायद बता रहा था डिफरेंट की क्लास में, शायद मैथ्स की क्लास में बताता कि छोटा था, मैं भूल गया। तो मैं उस दिन भी आपको कहता कि जितने भी घर, आपको शायद ना बताई हो शायद वही क्लास के अंदर, तो बता देता हूँ, जितने भी घर गंदे नाले के आसपास होते, गंदा नाला समझते हो, ये अपना जैसे त्रिनगर के अंदर है ना, और बहुत लंबा जा रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, पता नहीं कहाँ से होता हुआ, जहां पर कहीं पर भी गंदा नाला होगा ना, उसके आसपास से तकरीबन आधा किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, मतलब दाएं और बाएं दोनों, उसके जितने भी घर होंगे ना, उन सबके घरों के एसी, फ्रिज बहुत जल्दी खराब हो जाए, इवन जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं बहुत जल्दी खराब हो जाए। उसका कारण बड़ा सिंपल है कि उससे जो गैस जो प्रोड्यूस होती है ना, वो गैस कॉपर को खा जाती है, और कॉपर की पाइप, कॉपर की जो भी चीज होगी गल जाएगी बड़ी जल्दी,
और इसीलिए कभी मानो अगर आपको बाई चांस किसी बिजनेस को अगर आपको उधार पे चलाना है, किराए पे लेके जाने, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, अगर आप किराए पे लेना चाहते हो तो वो दुकानदार आपको किराए पे देगा ही नहीं अगर आप उसको बोलोगे कि मैं उस पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ जो गंदे नाले के आसपास। पता है क्यों? रीजन क्या है? He knows whenever you will take the house near to that, वो चीज खराब बड़ी जल्दी होने वाली है। उसकी सर्विस देता देता ही परेशान है, जितने की चीज नहीं उसका सर्विस देनी पड़ेगी, he will never give you। लेकिन अब बताओ एज ए बिजनेसमैन आप क्या चाहोगे? मानो अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता कोई मैं एसेट्स लेता हूँ, मशीनरी लेता हूँ, बड़ी जल्दी गल जाएगी, खराब हो जाएगी, तो मैं क्या कोशिश करूंगा? तो किराए पे ले लेता हूँ यार, खरीदूंगा तो इतनी महंगी आएगी, भाई 30-40 हजार का एसी लेना पड़ जाए। ठीक है, आजकल जेट स्प्लिट एसी वगैरह 30-40 हजार के आते हैं, आजकल इन्वर्टर एसी आ गए, मुझे लेना तो वो 40 हजार बोलूंगा, मैं 5 साल में तो खराब ही हो जाएगा, 2 साल में खराब ही हो जाएगा, साल के 10 हजार रुपये, इससे अच्छा किराए पे ना ले लूँ, 2 हजार रुपये महीने के किराए पे, क्या दिक्कत है? ठीक भी तो करके जाएगा। I'll be much happier than buying it on। तो यानी कैपिटल बजटिंग करते हुए मैं सोचूंगा फिक्स्ड एसेट को खरीदूं या किराए पे ले लूं। तो ऑप्शन आ गई, खरीदूं या किराए पे ले लूं। भाई अगर मानो मेरा बिजनेस ही शॉर्ट टर्म का है, 2-3 महीने का बिजनेस है, सीजनल बिजनेस है, तो क्या मैं उस एसेट को खरीदना पसंद करूंगा? मैं किराए पे ले लूंगा यार, 2-3-4 रेंट देने, खत्म। इसीलिए जितने भी कॉल सेंटर वाले होते हैं ना, कॉल सेंटर वाले जितने भी होते हैं, वो कभी जगह खरीदते ही नहीं, वो हमेशा बिजनेस में देते हैं, कैपिटल देते हैं शॉर्ट टर्म के, वो रेंट पे हमेशा जगह देना पसंद करते हैं। वो क्या करते हैं, अब कई लोगों के जैसे हमने सुना होगा कॉल सेंटर में 2 नंबर के धंधे चलते हैं, वो जो फ्रॉड वगैरह जो चलती है साइट्स में, तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा जगह रेंट पे ही देंगे। वो ऐसी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे पर सिटिंग कैपेसिटी मिल जाए कि 10 बंदे हैं, 10 बंदे बिठाने हैं, आप बताओ जी कितने पैसे दोगे, उसमें एसी भी उसका, बिजली भी उसकी, सब उसका, और बंदा वहां जाके जरा बैठ जाएगा और महीने के 2 हजार या 3 हजार रुपये पर सीट दे देगा, तो 10 सीट के सीधे 20 हजार आ गए, 50 हजार आ गए, या कुछ। इससे दुकानदार को भी फायदा, कंपनी वाले को फायदा। तो हमें क्या फायदा है? हमें जब बिजनेस अगर हम सोचे भैया अगर मुझे जगह रेंट की बजाय खरीदनी पड़ जाए, टू कॉस्ट। तो क्वेश्चन ही हमारा यही है कि अगर मानो मुझे फिक्स एसेट्स के बारे में कंक्लूजन लेना है या डिसीजन लेना है या डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करूं? if I have to decide whether I should buy it or take on rent, ये चीज डिसाइड करने के लिए कौन कौन सी बातें मेरे दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए? कई सारी बातें हो सकती हैं, कुछ बातों में, अब मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको ध्यान से सुनना है कि भाई क्या ये बात जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपको लगे जस्टिफाई कर रही है तो बोलना यस सर, नहीं वो तो सर ये भी तो हो सकता है, वो भी तो, जो आपके मन में आए आप क्वेश्चन उस बात को पुट अप कर देना। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखता हूँ, नेचर ऑफ द बिजनेस। वही वाली बात आ गई, नेचर ऑफ द बिजनेस में कल भी मैंने आपको बताया था, मे बी देयर मे बी प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन बिजनेस, और देयर मे बी सर्विस बिजनेस, सर्विस प्रोवाइड कर। तो बताओ क्या मेरी कैपिटल बजटिंग मतलब फिक्स एसेट्स का अगर मुझे डिसीजन लेना है तो क्या वो इस बात पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा मेरा प्रोडक्शन का बिजनेस, सर्विस का? अगर सर्विस का बिजनेस है तो हो सकता है मेरे को फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो, भाई मुझे मशीनों वगैरह की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन अगर मेरा बिजनेस है प्रोडक्शन का तो मुझे फिक्स एसेट्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो कहता है नेचर ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि कैपिटल बजटिंग कितनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो हम वर्किंग कैपिटल की बात करें, सर्विस सेक्टर में हमें ऐसा लगता था कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन सर्विस सेक्टर में भी दिक्कत है यहाँ पर फिक्स एसेट्स के लिए। हो सकता है सर्विस सेक्टर का बिजनेस तब भी आपको फिक्स एसेट्स की जरूरत ज्यादा पड़े। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? क्योंकि मेरा सर्विस का बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझे फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बता सकते हो कोई एग्जांपल? जस्टिफाई माय जी, कौन सा? दोबारा बोलो, क्या आवाज? ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड, गुड, नाइस। ट्रांसपोर्ट, अगर मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है वो तो सर्विस सेक्टर है। भाई ट्रक खरीदना पड़ जाए,
तो लग गए 50-60 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए का ट्रक आता है। ठीक है, आपने कभी ट्रक देखे? वो ट्रक के अंदर चक्का कह रहा हूँ, पहिए के हिसाब से डिपेंड करता है, चक्का कहते हैं वैसे हम उसको, जो आम भाषा में ट्रांसपोर्ट के लिए चक्का होता है। कितने चक्के वाला ट्रक है? एक तो होता है टेम्पो टाइप जो 15-16 लाख का आ जाता है, फिर 4 चक्के का ट्रक आता है, फिर 6 चक्के का ट्रक आता है, फिर 8 चक्के का ट्रक आता है, फिर 10 चक्के का ट्रक आता है, और 16 चक्के का ट्रक आता है, फिर 24 का आता है, फिर 32 का आता है, फिर 64 का आता है, फिर 128, 256, 512 ऐसे चक्कों के ट्रक आते हैं। 256 कहाँ पहुंच गया सर? 256 पहिए होते हैं ट्रक के अंदर। उस एक ट्रक के अंदर 256? बिल्कुल, नहीं यस सर, 256। शोइंग यू यार, हर चीज का प्रूफ देता हूँ मैं आपको यार, यही तो हमारी खास बात है। लॉन्ग ट्रक्स, ये तो ट्रेन ही बन रही पूरी। ये ट्रक है, In Australia, trucks have to travel long distances across rough country on a daily अब basis. इसके पहिए कितने? In the outback, the towns are so far apart, they use a special kind of truck. Several trailers are joined together to make one long road train. The roads across the outback are straight and empty, perfect इसके for ना इतने monster पहिए होते vehicles. हैं जिससे कचरा नहीं जाता। Here there are few अब इसके rail अंदर जब मैं आपको एक बार ट्रक दिखाऊंगा, देखो ये देखो। Welcome back to another video from Lord Gizmo. Today we're going to be looking at a number of massive loads being transported from all across the world. So make sure to stick around till the end and to give this video a like if you enjoy it. समझ रहे हो मेरी बात? This monster of a truck is known as the road train in America. It is transporting these 400-ton generators from California. Compared to a typical, and is 300 feet long and 20 feet high. It requires at least अगर मानो मेरा बिजनेस ही मानो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बट भी जाता है, ज्यादा लगेगा। भाई फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, डेफिनेटली क्लियर होती बात। डन। तो हमारा एक तो डिपेंड करेगा मेरा बिजनेस हिस्ट्री का, नेचर ऑफ द बिजनेस। हाँ जी बताओ बेटा, क्लियर है? क्लियर। नंबर 2, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। भाई मेरी प्रोडक्ट की टाइप कैसी है? क्वाइट पॉसिबल 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर देयर। नंबर 1, आई मे बी डूइंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और मे बी कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर मानो मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा इकोनॉमिक्स, अगर आप लोग पढ़ रहे हो कहीं पर भी, तो इकोनॉमिक्स में आपने एक वर्ड सुना होगा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, अब क्या मतलब? वो तो भी कैपिटल फॉर्मेशन है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है वो एसेट्स जो मशीनें बनाने के काम आती हैं, मतलब वो मशीनें जो मशीनें बनाने के काम आती हैं। देखो अब एक तो होगी स्विंग मशीन, अब स्विंग मशीन तो किसी न किसी मशीन में बनती है, वॉशिंग मशीन वो भी किसी न किसी मशीन में बनती है, तो उसका नाम कहता है कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे देश में कितनी कैपिटल बन गई, कितनी फिक्स एसेट्स। तो अगर मानो मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब सोचो ट्रक जहां पे भी बनते होंगे बड़े बड़े, कितनी बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है, समझ? कहीं ना कहीं तो बनाए भी जाते होंगे। तो क्या होता है? टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है। किस तरीके की प्रोडक्ट हम बनाने की बातें कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें मशीनों की जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें क्या जरूरत पड़ेगी? कैपिटल बजटिंग, मतलब फिक्स एसेट की जरूरत पड़ेगी। तो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ द प्रोडक्ट कैसे। क्लियर होती है? नंबर 3, मुझे डिपेंड करेगा मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का या ट्रेडिंग फॉर्म। भाई एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन, और एक हो गया सर्विस। अभी तो मैं मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर मानो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, माल यहाँ से दिया वहां दे दिया, वहां से दिया वहां दे दिया, तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन मैं वही चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी, ऑब्वियस बट नेचुरल।
I need more and more capital if I'm doing manufacturing activity, isn't it? तो अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, कम। तो ये अब मान लो बेटा, मान लो मेरे को एक फिक्स एसेट्स दे दी सपोज, और मैं अपना एक एग्जांपल दूं। मान लो बेटा मेरा कोचिंग सेंटर है और मुझे लगता है यार मुझे ना बोर्ड दे देना चाहिए, बोर्ड। अब ये वहाँ व्हाइट बोर्ड कितने का है, 2000 रुपये का व्हाइट बोर्ड है, 1500-1600 का है। तो क्या मुझे कहीं से उधार लेने की जरूरत है? नहीं सर। बेटा फीस दे रहा, आज फीस भिजवा दे रहा, बस फोन कर दूंगा, बच्चा फीस मेरे अकाउंट में डालेगा, तो कल जा देगा। भाई मुझे कितनी देर लगेगी फोन करने में, कितनी देर लगेगी बच्चों को फीस देने में? भाई वैसे भी हर महीने हमारे पास फीस आई जाती है, किसी न किसी बच्चे की, किसी 1 महीने बाद आती है, किसी 2 महीने बाद आती है, हर 2 महीने बाद मेरे को फीस आई जाती है। लेकिन अभी अगर मानो मुझे स्मार्ट बोर्ड लगवाना है, और स्मार्ट बोर्ड है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का स्मार्ट बोर्ड। वैसे तो 30-40 हजार से स्मार्ट बोर्ड शुरू होता है, लेकिन मैं आजकल बात करूँ एंड्रॉइड स्मार्ट बोर्ड। एक होता है सिंपल स्मार्ट बोर्ड जो 30-35 हजार में शुरू हो जाता है। मेरे पास पहले जो था ना पुराने वक्त 35 हजार का मैंने लिया, ठीक है। अब जो नया स्मार्ट बोर्ड आ रहा है वो होता है एंड्रॉइड बेस्ड। एंड्रॉइड बेस्ड में खास बात है कि वहां पे जैसे मानो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, स्क्रीन बिल्कुल ऐसी स्क्रीन वहां चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसी स्क्रीन चाहिए, बिल्कुल ऐसे टच स्क्रीन होगी, ठीक है। और जो भी मुझे डालना है, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ उसके अंदर, उसके ऊपर भी पेन ऐसे ही चलेगा, उसके अंदर लिखूंगा और मैं कोई भी चीज डाल, माना मुझे जैसे मेरे को यहाँ पे जाना है ऐसे इसके अंदर खोलूंगा, ऐसे ही वहां पे खोलूंगा, बिल्कुल सेम यही स्क्रीन, बस वो स्क्रीन और बड़ी होगी बोर्ड पे लगी। फिर मुझे वहाँ पीछे क्या लगाना होगा, प्रोजेक्टर लगाना होगा, जिससे बच्चे उसको देख सके, कैमरा लगाऊंगा मैं देखूंगा। अब जो पुराना स्मार्ट बोर्ड होता था उसमें क्या होता था, उसमें मुझे प्रोजेक्टर लगाना पड़ता है हर स्क्रीन को डेप्रिसिएट करने, वहाँ मुझे कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं लिखूंगा अपने आप हो जाएगा। वहाँ पे मुझे हर चीज को दिखाने के लिए लैपटॉप में चलाऊंगा, वो प्रोजेक्टर से कनेक्ट होगा, फिर प्रोजेक्टर उसको दिखाएगा, मतलब मैं काम करूंगा लैपटॉप पे और दिखाई किस पे देगा, बोर्ड पे। लेकिन अब क्या होगा, स्मार्ट बोर्ड जब आ गया नया वाला, तो उसमें क्या होगा, मुझे लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत नहीं, मुझे प्रोजेक्टर की भी जरूरत नहीं, मुझे सीधा उसी पे दिखाना है, जैसे मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ सीधा। और अगर आपको मुझे देखना है, बस मुझे कैमरा लगाना पड़ेगा जिससे कि आप मुझे देख सको, बस दैट्स इट। तो स्मार्ट बोर्ड बहुत महंगी। अब बताओ, मान लो मैं फिक्स एसेट्स की बात करूं, तो क्या मैं सोच सकता हूँ हर महीने मुझे फीस से कितनी नहीं है, क्योंकि मेरे घर के खर्चे भी है, बच्चे मुझे 1.5-2 लाख रुपए अगर दे दिए तो वो खर्चे काट के 50 हजार रुपए बचे, तो मैं स्मार्ट बोर्ड देने से बाद मान लो क्या सोचूं, यार कहीं से ना इंस्टॉलमेंट बनवा, इंस्टॉलमेंट पे दे देता हूँ, 3-4 साल की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, 2 साल की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर मान लो मुझे फाइनेंशियल की अपॉर्चुनिटीज ही अवेलेबल है, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो क्या मैं स्मार्ट बोर्ड लेने की सोच पाऊंगा? नहीं, तब मैं स्मार्ट बोर्ड नहीं ले पाऊंगा, जल्दी नहीं ले पाऊंगा। यानी कि मेरे लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट एक इस बात पे भी डिपेंड करती है मेरे पास फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव कितने। हाँ जी, ठीक है, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव कितने। अगर फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं तो मैं फिक्स एसेट्स आराम से ले लूंगा। यानी कि फिक्स एसेट्स को लेते हुए मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि मुझे फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव मिल रहे हैं। जैसे आजकल पता है क्यों चीजें ज्यादा बिक रही है, क्योंकि हर दुकान पे जाओ तो कहते हैं 0% फाइनेंस पे दीजिए, ठीक है, 6 महीने के दे दो जी बिना किसी इंस्टॉलमेंट, तो आया बहुत बढ़िया, तो फटाफट से दे देते। क्योंकि अगर मानो अभी आपको एक मोबाइल लेना हो, मानो अभी आपका मन करता है भाई मुझे आईफोन ले, लेकिन आपके पापा कहते हैं मेरी पॉकेट अलाउ नहीं आईफोन ले, आपके पापा कोई बात नहीं 5,000 रुपये हर महीने दे देंगे, 12 महीने की इंस्टॉलमेंट बन जाए, 10,000 रुपये दे, पापा कहना 5,000 दे सकता हूँ। आपने क्या करा, दुकान पे गए, पूछा भैया कितने का, मतलब 75,000 का, कह रहे डिस्काउंट वगैरह लगाए तो मुझे 65,000 70,000 का पड़ेगा, वो 2,000 रुपये हमारे फाइल चार्जेस लगेंगे, आप इंस्टॉलमेंट करवा लो। तो आईफोन की इंस्टॉलमेंट बन गई आपकी 5,000 रुपये पर मंथ, और आपने आईफोन ले लिया, ठीक है। क्यों ले पाए? क्योंकि फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो, और अगर आपके पापा की पॉकेट में जाओ नहीं करती 8,500 बोले, तो फिर आप कभी भी नहीं ले पाओगे। यानी फिक्स एसेट्स लेने के लिए एक बात इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स कितने अवेलेबल। अच्छा, अब मान लो सपोज करो भाई मुझे है ना रोज के रोज बहुत से पेज फोटो स्टेट करवाने,
और मुझे फोटोस्टेट करवाने होते हैं, और ये एक बंदा है जो कि मेरे घर के पड़ोस में रहता है, अगर मैं फोटोस्टेट की शॉप खोलना चाहता हूँ, ठीक है, इसको भी पता थोड़ा बहुत काम धंधा है नहीं, तो पता चलो काम धंधा करने के लिए फोटोस्टेट की मशीन लेंगे, इसकी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी, फोटोस्टेट की मशीन फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। और मुझे रोज के तकरीबन 2-1 हज़ार रुपए के 1,000 रुपए के रोज की फोटोस्टेट, मतलब मेरा महीने का 20-30 हज़ार रुपये 4 महीने होता है फोटोस्टेट करवाने कोचिंग सेंटर। सपोज कर मैंने कहा एक काम करते 2 लाख रुपए की मशीन आती है, ठीक है ना, तो उसने कहा हाँ सर 1 लाख के। मैंने कहा लेकिन मेरी फोटो कॉपी देखो, पेपर के पैसे मैंने दिए भाई, मशीन में पैसे भी तो लगा रहे हैं, तेरे तो काम ही नहीं चल रहा था, अब तेरे को क्या हुआ? मैंने कहा ठीक है सर इतना तो चल जाएगा। मैंने कहा जो तेरी कॉस्टिंग आएगी मशीन तो करेंगे, या फिर ऐसा करते हैं फोटोस्टेट जो मैं कराऊंगा उसके तेरे को पैसे दे दूंगा, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा आधा था। ये भी ठीक है भाई, जो मैं भी फोटोस्टेट कराऊंगा उसके पैसे दूंगा प्रॉपर के बाद, लेकिन मुझे इसमें फायदा क्या है? क्योंकि जो भी प्रॉफिट है आधा प्रॉफिट तो मुझे वापस आ ही रहा है। 50 पैसे की फोटोस्टेट कर रहा हूँ, 20 पैसे मेरे प्रॉफिट जा रहा था, अब कम से 10 पैसे तो वापस मेरे पास ही आ रहे हैं, अच्छे काट, नॉट बैड, आई एम हैप्पी, ही इज आल्सो। तो क्या हमने कोलैबोरेशन कर, तो अगर मानो कोलैबोरेशन अवेलेबल है तो फिक्स एसेट्स हम ज्यादा जल्दी खरीद पाएंगे, और अब कोलैबोरेशन नहीं है तो फिक्स एसेट नहीं खरीद पाएंगे। सपोज करो एक दूसरा ऑल्टरनेटिव देता हूँ, एक दूसरी ऑप्शन देता हूँ, मानो ये भी दुकानदार है, मैं भी दुकानदार हूँ, एक दुकानदार और है, हम तीनों के तीनों रोज कभी किसी का माल कहीं ना कहीं जाना होता है, ट्रक वगैरह की जरूरत पड़ती है। मैं अकेला ट्रक खरीदने की तो बहुत महंगा ट्रक है, ये खरीदता है तो बहुत महंगा, वो खरीदता है बहुत महंगा, हम तीनों ने मिलकर एक ही ट्रक खरीदेंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। तीनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हफ्ते में 2 दिन माल तेरा जाएगा, 2 दिन तेरा जाएगा, 2 दिन तेरा जाएगा, अगर बीच में कभी खाली हुआ तो देख लेंगे, और जो भी खर्चा होगा महीने का 2-2 दिन सबके पास है, शेयर कर लेंगे, या फिर हम लिख लिया करेंगे कि कितना ट्रक किसके नाम पे चला हुआ है, कितने ट्रक में कितनी कॉस्टिंग आई है, सैलरी वगैरह सबके आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 3 जगहों पर। और बैक ये भी मानो आज ट्रक जो 500 किलोमीटर चल रहा है, लिख लिया 500 किलोमीटर रीडिंग रोज आपको नोट कर लिया, या जो ड्राइवर रखेंगे वही नोट करके दे देगा भाई इतना ट्रक चला और आपके काम से चला, तो उसके हिसाब से जितनी भी कॉस्टिंग आएगी तेल वगैरह की उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते? 500 किलोमीटर मेरे नाम पे चला, 200 किलोमीटर इसके, 300 उसके, तो सीधी बात है 1000 रुपए के खर्चे वगैरह हुए तो 500 को मैं दूंगा, 200 देगा, 300 देगा, जितना किलोमीटर जिसके नाम पे चलेगा उसके हिसाब से, और सैलरी वगैरह को इसी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पॉसिबल है? हाँ जी बताओ, हो सकता नहीं हो सकता ऐसा बिजनेस? भाई 2-3 Yes, दुकानों sir. की अंडरस्टैंडिंग अगर बैठती है तो इसको कहते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कितना है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कितना है। अभी अब नंबरिंग मत करना, नंबरिंग में दोबारा करवाऊंगा स्टोरी सुना, ठीक है? तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कितना, इस बात पे भी डिपेंड करता है मेरी चॉइस ऑफ टेक्निक कैसी है। भाई देखो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, मैं कोई बिजनेस अगर चलाना चाहता हूँ तो मेरी सोच कैसी है, मेरा दिमाग कैसा है, मेरी बुद्धि कैसी है, मेरा मतलब बिजनेस करने का तरीका कैसा है, मेरे पे डिपेंड करेगा। मानो मेरी सोच ऐसी है, मैं सोच रहा हूँ भाई बिजनेस को करना बड़े लेवल पे, ये एकदम टेक्निकल नई नई मशीनें होनी चाहिए, प्रोडक्ट आनी चाहिए भाई साहब, मक्खन मलाई बढ़िया वाली क्वालिटी, मेरी सोच है, तभी कस्टमर लेगा। ये दूसरा बंदा है, इसकी सोच है नहीं यार हैंडमेड प्रोडक्ट होनी चाहिए, बंदे को लगना चाहिए भैया हाथ से बनी हुई प्रोडक्ट बढ़िया ही होगी, मशीनी प्रोडक्ट है ना बढ़िया नहीं होगी, हाथ की कारीगरी बेटर होगी, ये हैंड से बना है। तो अंडरस्टूड? अगर मैं चॉइस ऑफ टेक्निक बेटर करूंगा, जैसे मानो मैंने टेक्निकल मशीनें ली तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मतलब मेरे को उतनी मशीनें महंगी लेनी पड़ेगी, यानी कि मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं लेबर से काम करवा रहा हूँ, हैंडमेड काम करवा रहा हूँ, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप लोगों ने एक बार देखा होगा, कभी कभी किसी बच्चों को भी देखा होगा, कई बड़े लोगों को भी देखा होगा, मोस्टली कई बच्चों को आप देखोगे उनके घर पे कभी जाओ तो उनके कंप्यूटर को कभी छोड़ो ना तो पता क्या होगा, सर मेरा कंप्यूटर खराब हो रहा है, सर बहुत ज्यादा थका हुआ सर कंप्यूटर, ठीक है 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो वो सेटिस्फाइड है उस कंप्यूटर को, कोई बुराई नहीं।
लेकिन कुछ बच्चों घर पे जाओ तो उनको हर 2 साल बाद कंप्यूटर चेंज कर। सर मुझसे ना डीजे कंप्यूटर पे काम नहीं है, तो आदत ही नहीं है कंप्यूटर। डिपेंड करता है, कुछ लोगों को आदत होती है टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहे। ऐसे कुछ कंपनी वालों की भी आदत होती है कि टेक्नोलॉजी नहीं है तो नई टेक्नोलॉजी चीजें पुरानी चीजों को निकाल। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत टाइम टू टाइम करता रहता हूँ तो अंडरस्टूड है मुझे फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कम हो रहा है तो फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट कम। या इस बात को आप ऐसे भी ना सोचो, एक दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। भाई मान लो हमारी कंट्री है, उस कंट्री में कोई नई टेक्नोलॉजी बार बार आती है, बड़े साल से टेक्नोलॉजी वही चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले ही जा रही है, तो क्या मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? देखो एक सिंपल सी बात है, अगर हम पुराने एंशिएंट टाइम पे अगर हम चले जाए तो जब कंप्यूटर आया था क्या टाइपराइटर ने काम करना बंद कर दिया था? नहीं, पिछले 50 साल से 100 साल से वही चल रहा, टाइपराइटर चल रहा। जैसे कंप्यूटर आया टाइपराइटर का बाजा बंद। तो ऐसा तो नहीं टाइपराइटर ने चलना बंद कर दिया, टाइपराइटर में काम तब भी करा। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं होता तो वही चलता रहा। अब मानो पहले आया टाइपराइटर की बजाय कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी चलता रहता है ऐसे, वही डॉस बेस चलता रहता है, टकाटक टकाटक टकाटक। लेकिन फिर डॉस बेस से क्या आगे विंडो आ गई, विंडो के आगे डॉस बेस वाले कंप्यूटर बेकार है। वो मोटे मोटे कंप्यूटर आते थे पहले, बड़े बड़े, आपने देखे नहीं हुए पहले पुराने कंप्यूटर, बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, इतने मोटे बाबा आदम ने। प्रिंटर दिखे थे, प्रिंटर पुराने, अबे इतना बड़ा प्रिंटर होता है और टर 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 करके चलता, परेशान हो जाता, सब में दम हो जाता। जिस कमरे में प्रिंटर बनाता सब और अब कंप्यूटर का पता नहीं चलता कहाँ आ। ठीक है, तो वो प्रिंटर पता है कितने का आता है? मैंने पहला प्रिंटर लिया था पता है कितने का? 65,000 रुपीज का प्रिंटर लिया। 65 वो टर 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 कर रही है, तो इतनी आवाज करता था पूछो। अब 5,000 का आता है कलर, और वो ब्लैक एंड व्हाइट होता था, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, वो भी इतना बेकार था। मैंने जब पहला कंप्यूटर लिया था ना 1,95,000 का कंप्यूटर लेकर पहला कंप्यूटर। और पता कौन सा इतना थका हुआ कंप्यूटर था, पता उसकी रैम कितनी थी, उसके हार्ड डिस्क कितनी बड़ी थी पता है? 5.3 GB की हार्ड डिस्क थी, 5.3 GB। आज है ना उतनी हार्ड डिस्क तो ना मोबाइल की भी नहीं है। आज मोबाइल भी हम 256 GB का देते, 128 GB का तो मोबाइल देते। उस समय उसकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क थी 5.2 GB, और 7 साल चलाया था वो कंप्यूटर। 65,000 का प्रिंटर लेकर आया था फर्स्ट टाइम, तब तो भागता होगा। 1994-95 नया प्रिंटर आना शुरू हुआ था, तब बड़ा शौक था कंप्यूटर का। तब क्या करते थे आप? नोट्स बनाते थे, इतने घटिया बनते थे पूछो। आज से कंपैरिजन करूंगा, जो नोट्स आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नोट्स बने, ऐसी तो चीज सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम पर। सिंपल नोट्स लिखते होते थे, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, दैट मींस टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। अब पहले विंडोज आई, फिर विंडो 2 आई, फिर विंडो 3 आई, विंडो 5 आई, विंडो 7 आई, विंडोज 10 आई। तो धीरे धीरे क्या होती है, अपग्रेड होती जा रही है। अब जैसे अपग्रेडेशन होता जाएगा और मैं अपग्रेड को देखता जा रहा हूँ, लेता जा रहा हूँ, तो मेरे को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? और अगर नई टेक्नोलॉजी कोई आती है तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो ही नहीं रही, तो वही चीज नहीं है, तो चले जा रही है बाबा दत्त के जमाने में, चली जा रही। तो अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट दोबारा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोगों को दूसरों को देख के मन तो करता ही। अगर मानो हमारे इंडिया में मारुति की वही गाड़ी चल रही थी पुरानी वाली, तो क्या दिक्कत है? क्या उसमें 4 बंदे नहीं बैठते? उसमें भी 4 ही बंदे बैठते हैं, नई गाड़ी में 4 ही बंदे। बट हमें क्या लगता नहीं, यहाँ नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई गाड़ी आ गई, तो हम 2-2 करोड़ की गाड़ी में। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, अपग्रेड हो। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कितना करना चाहते हैं। भाई अगर मानो आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो बताओ आपको वर्किंग फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है कम है? अगर आप बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हो, टाइम फ्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ाते ही जा रहे हो, ठीक है। पहले एक चीज प्रोड्यूस कर 2 कर दी, 2 की 4 कर दी, 4 की 6, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। नहीं, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि हम बिजनेस को एक्सपेंड कितना करें। अगर हम एक्सपेंड नहीं कर रहे कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, और अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। फिर नंबर 9 इस बात पे डिपेंड करता है हमारा बिजनेस का साइज कितना, साइज ऑफ द बिजनेस कितना।
अगर बिजनेस का साइज बढ़ रहा है, हम बिजनेस को साइज बढ़ रहा है मतलब उसी प्रोडक्ट को हम बढ़ाते जाते हैं। और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट ऐड करें, दूसरी से तीसरी प्रोडक्ट ऐड करें, उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, साइज का मतलब उसी प्रोडक्ट में बढ़ते जाना, एक्सपेंशन में नई नई प्रोडक्ट को ऐड ऑन करते जाना। ठीक है, सर वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता? बिल्कुल, जो एक्सपेंशन जो होता है उसी का नाम डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। डाइवर्सिफिकेशन भी एक वर्ड आता है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, अगर हम बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है, या एक्सपेंड कर रहे हैं, तो भी हमारे को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। आपकी बुक में एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग दिया हुआ है, चेक करो जरा एक बार। सर मैम ने बताया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बताया था टीचर डाइवर्सिफिकेशन, क्या बुक में एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग लिखा हुआ है, चेक करो जरा एक बार। मैम ने तीनों अलग अलग बोले थे, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन और एक और वर्ड बोला था। और मॉडर्नाइजेशन, ये तीन चीजें। हाँ ठीक है, हम चीजों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वो तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात होगी, मॉडर्नाइजेशन कर। देन हमारे पास 10वां क्या आता है, 10वां पॉइंट क्या आता है, वैसे हम 11वां पॉइंट है उसको डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं। और 10वां पॉइंट होता है हमारा एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कल भी मैंने आपको बताई थी सेम बात, क्योंकि अगर मान लो स्कूटर चला रहे हो आप और स्कूटर चला रहे हैं अपने पापा, तो आप जब कभी स्कूटर चलाते हो स्किट मार मार के चलाओगे, ठीक है, कभी टायर सारे घिस दोगे, कभी इंजन सारा फूक दोगे, तो देखना पड़ेगा आपकी फिक्स्ड एसेट्स की मैनेजमेंट कैसी है। आई टोल्ड यू कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की गाड़ी को कभी आप देखोगे ना 10 साल पुरानी हो, देखते लगेगा नहीं 10 साल पुरानी है, ऐसे कब 550 साल गाड़ी है, आज इसको चला के देखो ऐसे नई मक्खन मलाई की तरह गाड़ी चलती है। और कई लोग गाड़ी होगी सिर्फ 1 साल पुरानी, उसको चलाओगे तो पता लगेगा फिर 50 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हो। कारण क्या है, कुछ लोगों को फिक्स एसेट को मैनेज करने की एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होती है, एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट ऑफ फिक्स एसेट बहुत बढ़िया होती है। तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बताओ, उनको ज्यादा पड़ेगी कम पड़ेगी? कम पड़ेगी। सर कम पड़ेगी। उनकी पुरानी चीज भी बहुत बढ़िया चलेगी। और कुछ लोगों की एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट ऑफ फिक्स एसेट बहुत बेकार होती है, उनको फिक्स एसेट को मैनेज ही नहीं करना होता, वो हमेशा को रफ टच चलाएंगे जैसे मर्जी चलाते हैं, उनको हमेशा थोड़ा टाइम बाद नई एसेट्स की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो उनकी फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। हाँ जी, क्लियर, डन। तो यानी कि अब हमसे क्वेश्चन था कि कौन कौन सी चीजें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की बात करें। देखो मैंने कहीं पर भी आपको कैपिटल की बात नहीं करी, ध्यान रखना। किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स एसेट। तो कौन कौन से फैक्टर हमारी फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट को डिपेंड करते हैं, मैंने आपको वो पढ़ाया है। बताओ क्लियर होगी बात? डन, एनी डाउट? अच्छा, अब आ गए इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल। भाई जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट किन किन बातों पर डिपेंड करती है वो तो हमने बता दिया। फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट खरीदने के फायदे क्या है? भाई अगर मैं फिक्स एसेट्स में पैसा लगाता हूँ तो क्या मुझे फायदा मिलेगा, ठीक है, या किन किन बातों को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, उसका फायदा क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो कहते हैं सबसे पहली बात, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट का जो सबसे बड़ा फायदा है, ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वन टाइम खर्च करते हैं, सालों साल तक चलती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2 हमारी खास बात क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो बात है, जो हम फिक्स एसेट में जो पैसा लगाते हैं इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानी किसी दूसरी खास बात क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अच्छी बात क्या है कि हैवी इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसलिए हर कोई कर नहीं पाता। हर कोई कर नहीं पाता तो कंपटीशन जल्दी नहीं आता। भाई जैसे मानो अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, ठीक है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये सब जितने भी है हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए इनका जल्दी कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन इसमें कुछ बातें और भी है। अगर मानो इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल की बात करें, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। भाई कल को अगर मानो आपकी दिक्कत है, अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया ना
और आपने अगर उसको जरा सा भी इंप्लीमेंट कर दिया तो वापस नहीं दे सकते। रिस्क बहुत ज्यादा होता है कई बार क्या होता है बिजनेस जरा जरा सी गलतियों के कारण भी बिजनेस पूरे पूरे बंद ही हो जाते हैं, रिस्की बिजनेस बन जाते हो। भाई जिस बंदे ने बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, कल को उसको पता है वर्कर को भी पैसे देने हैं, सैलरी की देनी है और रेंट वगैरह देना, किसी को पता वो दे ही नहीं पाता, और क्या हुआ, रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है इररिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। इट इज इररिवर्सिबल होता है, मतलब दीस डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। once you have applied it, you have to continue it, even if you are incurring the loss. तो फिक्स कैपिटल की हमारे जो इंपॉर्टेंस बताई गई 4 बताई गई। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है कई बार, और उसमें डिसीजन जो होते हैं इररिवर्सिबल होते हैं, मतलब दिस डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड वंस यू हैव टेकन, इवन इफ यू वांट टू रिवर्स इट, अगर आप रिवर्स करना भी चाहोगे ना इसको तो बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस आपको उठाना पड़ेगा। जैसे आपने कोई ट्रक खरीदने की मैं सोच लिया और ट्रक यही लिया, अब आप सोचो मैं कल को दोबारा बेच दूं तो आपको पता लगेगा ट्रक आज लिया कल बेचोगे तो पता होगा 1.5 लाख रुपए का नुकसान है, क्योंकि वो पुराना ट्रक काउंट करा जाएगा। तो इररिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल में आता है, जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। तो टोटल 12 पॉइंट के अंदर 11 पॉइंट हमारे इसके अंदर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल के अंदर, और तकरीबन 4 पॉइंट हमारे किसके हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल के। एंड आई थिंक दिस फिनिशेस योर चैप्टर। अब हमारे चैप्टर नहीं अभी फिनिश नहीं हुआ, सॉरी, अभी आपको ये पढ़ाना बाकी है, एक टॉपिक ये। ठीक है, फैक्टर जो हमारे कैपिटल बजटिंग को डिपेंड करते हैं या फिक्स एसेट्स को डिपेंड करते हैं। कैपिटल बजटिंग का मतलब भी यही है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है फिक्स एसेट्स में पैसा लगाना। ठीक है, तो हम कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, और ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी 2 टॉपिक अभी हमारे को पढ़ने बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे, कंक्लूड करेंगे, फिर देखते हैं उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा के एक बार पहले तो अपन कोर्स खत्म कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे दोबारा से सारे चैप्टरों की केस स्टडी करना और क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, वो 1 बाय 1 एक चैप्टर को पकड़। ठीक है, फिर बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से और क्या क्या हमने पढ़ा। एक बात है, आप बच्चों को मैंने हर ग्रुप के अंदर ना आज एक लिंक डाला, आप वो देखा वो लिंक? क्या बोला कुछ समझ नहीं, गुचड़ पुचड़ हो रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप, कुछ नहीं समझ रहा। महक बोल रही है, कौन बोल रहा है? सर प्रियंक। अच्छा, महक आपने देखा था बेटा लिंक को? यस सर। अब उस लिंक के अंदर खास बात सुनिए, उस लिंक की अच्छा प्रियंका और प्रियंका यस सर। पांडे जी आपको याद करें पेमेंट शेमेंट भिजवा दो भाई, हमारे घर पे रोटी नहीं ठीक बन है रही, मेरे घर पे रोटी नहीं बन रही आपके चक्कर में। आप सर को पेमेंट करोगे, सर मेरे को पेमेंट करेंगे। 3 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई। ठीक है, ठीक है सर। पांडे सर स्पेशल कह रहे हैं कि रोटी बनानी है पैसे। ठीक है, अच्छा सुनो, जैसे मजाक कर रहा था मैं, तो आप वो लिंक को ना बड़े ध्यान से खोलना, जो लिंक आपको भेजा गया। पहली बात तो उसमें सारे सब्जेक्ट, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बीएस, इंग्लिश, इवन जो भी आपके सब्जेक्ट है, मतलब व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू डोंट हैव, कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई लिंक नहीं। ये गवर्नमेंट के थ्रू बनाई हुई एक साइट है जिसमें सारे जो चीजें ना, जैसे केंद्रीय विद्यालय के जितने हैं, मतलब केंद्रीय विद्यालय 5-6 है, उनकी अलग अलग फाइलें बनती है। ठीक है, चंडीगढ़ की अलग है, गुवाहाटी की अलग है, ठीक है, कोलकाता की अलग है, तो हर जगह की फाइलें उसमें डली हुई। लिंक खोलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ,
उसमें सारी किताबों के लिंक दे रखे हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, इको, मैथ्स, अकाउंट्स, सारे। फिर ऊपर से केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल जितने भी होते हैं, बच्चों को ना हर साल किताबें इशू होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब उन्हीं किताबों को हमें तो मिल नहीं सकती क्योंकि पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो आप लोग, तो केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को जो किताबें दी जाती है उन किताबों के लिंक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में दे रखे हैं, उसमें भी किताबें आपको मिल जाएगी। उसके बाद में जो पुराने पेपर है, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे सीबीएसई की साइट से। फिर उसमें उसी के अंदर लिंक है cbse.nic.in, cbseguest.com, ठीक है। ऐसी बहुत सारी साइट्स के नाम दिए, तो आप उन साइटों से जाके मटेरियल उठा सकते हो, पुराने पेपर, सैंपल पेपर, ठीक है, सजेस्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब है उसमें। बस वो लिंक टू लिंक आपको खोलते जाना पड़ेगा और आपको मतलब सारी चीजों की ना लाइब्रेरी टाइप बना दी है और हर चीज एक ही जगह पे अवेलेबल होगी। तो हर चीज के लिंक है, आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ना हो या जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है मुझे मटेरियल चाहिए, सब आपको वहां से मिल जाए। और वैसे भी काफी सारा मटेरियल तो मैं ही आपको दे देता हूँ हमेशा, ठीक है, जो मुझे मिलता रहता है कहीं से पेपर वेपर वो मैं खुद ही डालता रहता हूँ। तो मुझे वो लिंक नजर आया, मैंने इसे आपको निकाल कर सबको भेज दिया, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में अपने चैप्टर खत्म करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और इस महीने होपफुली हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि तो पीछे काफी टाइम ना बर्बाद हो गया था पेपरों के चक्कर में, तो क्लासेस काफी टाइम हुई नहीं, ठीक है। नहीं तो अब तक ये बार कोर्स खत्म हो जाता था मेरे हिसाब से अक्टूबर में, अब नवंबर पूरा खींचेगा। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, और वो अब आपका 4-5 क्लास चलेगा, 6 क्लास चलेगा, फिर जाकर वो खत्म हो जाता है। ओके, ठीक है बेटा। ओके, दिव्यांशी आएंगे उससे मैं आपको और आगे पढ़ा नहीं रहा, मैं तो आज खत्म करता हूँ इससे। ओके ओके, बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, गुड नाइट। बाय सर। बाय बेटा। In Australia, trucks have to travel long distances